योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार किया जा चुका है और जिसकी काट अब योगी आदित्यनाथ को भी नहीं मिल रही है। साथ ही इंडिया गठबंधन के कदम से कदम अब केशव प्रसाद मौर्य मिलाकर चलने लगे हैं। यानी कि उनका एक ही मकसद है कि चाहे साथ किसी का भी हो, कदम से कदम किसी के भी साथ मिले, लेकिन कुर्सी से योगी आदित्यनाथ को हटाना है। साथ ही उन्होंने अपने सहयोगियों से भी हां बुलवा दी है। अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ का कुर्सी से हटना लगभग तय हो चुका है। योगी आदित्यनाथ हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन उन्हें काट नहीं मिल पा रही है। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, ऑनलाइन न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। वैसे तो 2017 से ही केशव प्रसाद मौर्य इस जुगत में लगे हैं कि कुछ भी हो जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें मिल जाए। लेकिन जब 2017 का चुनाव बीजेपी जीती और कुर्सी पर बैठा दिया गया योगी आदित्यनाथ को, तो केशव प्रसाद मौर्य इस जुगत में लगे कि अब कुछ भी हो जाए, योगी आदित्यनाथ को हटाया जाए और कुर्सी पर बैठा जाए। इसके पीछे के तमाम कारण हैं। इसके पीछे सबसे पहला कारण तो यही है कि 2017 से पहले बीजेपी का कोई आधार उत्तर प्रदेश में था नहीं और उस समय पर प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य थे। यानी कि उन्हीं के नेतृत्व में 2017 में चुनाव लड़ा गया यूपी का विधानसभा का, और जिसमें एक प्रचंड जीत भी हासिल हुई। लेकिन उसके बाद भी उन्हें कुर्सी नहीं मिली, जबकि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे उनका नाम चल रहा था। जीत का परचम लहराने का झंडा भी उनके हाथ में था और साथ ही ओबीसी का फैक्टर भी उनके पास था। लेकिन उसके बाद भी कुर्सी उन्हें नहीं मिली। कुर्सी दे दी गई योगी आदित्यनाथ को, जिसके बाद उन्होंने नाराजगी भी जताई। लेकिन बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने और साथ ही आरएसएस ने मिलकर उन्हें समझाया और उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया, और जिसके बाद उन्हें कहा गया थोड़ा सा संतोष कर लीजिए। संतोष करके केशव प्रसाद मौर्य बैठ तो गए, लेकिन उनके मन के भीतर यह टीस लगती रही कि नहीं, यह कुर्सी तो मेरी थी, यह कुर्सी तो मुझे मिलनी चाहिए थी, क्योंकि जीत मैंने दिलाई है, नाम मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे मेरा है, और सबसे बड़ी बात यह कि ओबीसी का फैक्टर भी मेरे पास है, तो मजबूत पक्ष तो मेरा है, फिर कुर्सी मेरी क्यों नहीं। भीतर ही भीतर ये टीस उनको लगातार आ रही थी और इसकी बात खुलकर भी सामने आई, क्योंकि 2017 से लेकर अब 2024 के पटल तक तमाम बार ऐसी घटनाएं देखी गई जब केशव प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ का साथ नहीं दिया, या यूं कहे कि उनकी काट की। अब इसको लेकर आपको एक घटना याद दिलाता हूं। 2019 का साल याद कीजिएगा, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केशव प्रसाद मौर्य के ही विभाग पीडब्ल्यूडी पर जांच बैठा दी, यह कहकर कि यहां भ्रष्टाचार हुआ है, धांधली हुई है। इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य गुस्से में आ गए और उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ के अंडर में आने वाला एलडीए विभाग में भ्रष्टाचार की कहानी रच दी। यानी कि पूरी एक चिट्ठी लिखी गई और जिसमें बकायदा बताया गया कि कहां किस किस स्तर पे कितना कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। यह बात मीडिया में लीक हो गई, बवाल मच गया। दोनों की अदावत, दोनों की दुश्मनी खुलकर सबके सामने आ चुकी थी। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि दोनों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। केंद्रीय नेतृत्व इस बात में लगा कि कुछ भी किया जाए और समझाइश कराई जाए, क्योंकि 2019 का लोकसभा चुनाव भी नजदीक था। 2019 में फिर जैसे तैसे समझाइश कराई गई। 2022 का विधानसभा चुनाव भी था और विधानसभा चुनाव से पहले तो ऐसी खबरें आई कि कुछ भी हो जाए, लेकिन बीजेपी योगी आदित्यनाथ को हटाकर ही मानेगी, यानी कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा ही नहीं जाएगा। फिर उसके पीछे तमाम फैक्टर रहे जिसके कारण बीजेपी उन्हें हटा नहीं पाई, क्योंकि बीजेपी यह समझ चुकी थी कि अगर योगी आदित्यनाथ को हटाकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा गया तो बीजेपी को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। यानी कि बीजेपी को चुनाव जीतने के लाले पड़ सकते हैं, जिसके बाद उन्हें बरकरार रखा गया। जैसे तैसे फिर से समझाया गया, योगी आदित्यनाथ को भी समझाया गया और उनसे कहा गया कि आप जाकर मिल लीजिए केशव प्रसाद मौर्य से और अपने रिश्तों को सुधार लीजिए। चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ पहुंचते भी हैं मिलने के लिए और रिश्ते सुधार की बात भी चलती है। जैसे तैसे केशव प्रसाद मौर्य मान भी जाते हैं, लेकिन उनके मन की टीस का क्या करें, क्योंकि वो टीस अभी भी लग रही थी कि कुर्सी पर तो मुझे होना था, लेकिन कोई और बैठा है। लेकिन अब आप इस बात को समझिए कि आखिर अब ऐसा क्या हो चला है
कि केशव प्रसाद मौर्य इतनी तेजी के साथ लगे हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन योगी आदित्यनाथ को हटाना है। इसके पीछे का फैक्टर यह है कि एक तो लोकसभा चुनाव में 2024 के में ही एक बुरी हार बीजेपी की हुई, उसके बाद अभी विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और वहां भी बीजेपी को जीत के आसार नजर नहीं आते हैं। उसके बाद 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और वहां भी बीजेपी को जीत के आसार नजर नहीं आते हैं। और ऐसे में अगर 2027 में उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव होंगे और स्थिति जो खराब है उसके आधार पर तो 2027 में भी बीजेपी की जीत नजर नहीं आती। यानी कि जब चुनाव में जीत ही नहीं मिलेगी तो मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे। इसलिए केशव प्रसाद मौर्य हर हाल में यह चाहते हैं कि अभी योगी आदित्यनाथ को हटाया जाए और कुर्सी पर उन्हें बैठाया जाए, आधे ही टर्म के लिए सही, लेकिन कम से कम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो कहलाएं, जो नहीं कहला पा रहे हैं। और इसी के लिए एक के बाद एक प्लान केशव प्रसाद मौर्य बना रहे हैं। अब जो उन्होंने प्लान बनाया तो उन्होंने संजय निषाद के साथ मीटिंग की और उस मीटिंग में जो बातचीत हुई वो बड़ी हैरान कर देने वाली थी, चौंका देने वाली थी। संजय निषाद ने यह कहा कि सरकार में ठीक नहीं चल रहा है सब कुछ। उन्होंने यह भी कह दिया कि जो बुलडोजर की कार्रवाई है यह बड़ी गलत है, आप लोगों के घर तोड़ेंगे तो वो आपको वोट कैसे देंगे। यानी कि जो बुलडोजर योगी आदित्यनाथ की पहचान है, जो बुलडोजर योगी आदित्यनाथ की सरकार की यूएसपी है, उसी पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब सोचिए अगर आपकी यूएसपी पर ही सवाल खड़े हो जाएं तो फिर आपके पास बचेगा क्या। और दूसरा फैक्टर, जो एक और बात संजय निषाद ने कही, उन्होंने ये भी कह दी कि आप जो ये कह रहे थे ना कि संगठन बड़ा है सरकार से, वो आप ठीक कह रहे थे। याद कीजिए केशव प्रसाद मौर्य का बयान, जब उन्होंने कहा था कि कुछ भी हो जाए सरकार से बड़ा संगठन है और रहेगा। आप सोच रहे हैं इस मानसिकता का मतलब, क्योंकि संजय निषाद ने तो इसको और एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि जनता को चाहिए सुख, सुख देती है सरकार, सरकार बनाता है संगठन, तो बड़ा हुआ संगठन। अब आप सोचिए कि जिस पार्टी के या फिर जिस अलायंस के, जिस गठबंधन के लोग ये सोचते हो कि संगठन सरकार से बड़ा है, वो आपकी बात सुनेंगे, आपकी समस्याओं पर बात करेंगे, आपकी समस्याओं का हल लेकर आएंगे, आपके सवालों का उत्तर देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि वो उत्तर देंगे तो सिर्फ संगठन का। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने भी यही कहा कि मैं उप मुख्यमंत्री बाद में हूं, पहले संगठन का कार्यकर्ता हूं। तो आप सोचिए कि अगर वो संगठन के कार्यकर्ता पहले हैं तो पहले वो संगठन के लिए काम करेंगे, सरकार के लिए या आपके लिए नहीं। अगर उन्हें आप में से और संगठन में से किसी एक को चुनना पड़ेगा तो वो संगठन को चुनेंगे, आपको नहीं। अगर सोचिए मैं आज ये कह दूं कि मैं पत्रकार बाद में हूं, इस संस्था का, इस चैनल का एम्प्लॉय पहले हूं, तो फिर मैं आपकी बात थोड़ी सुनूंगा, फिर मैं इस चैनल के मालिक की बात सुनूंगा। मैं इस चैनल का मालिक जैसा कहेगा वैसा करूंगा, फिर उसमें आपका हित हो या ना हो, आपके सवाल हो या ना हो, आपकी समस्याओं पर बात हो या ना हो, क्योंकि मुझे तो मालिक की सुननी है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि मेरी पत्रकारिता पहले है, संस्थान तो बदलते रहेंगे, चैनल तो बदलते रहेंगे, तो फिर मैं आपकी आवाज सुनूंगा, आपकी समस्याओं पर बात करूंगा, आपकी आवाज में अपनी आवाज मिलाऊंगा और सत्ताधारियों तक पहुंचाऊंगा, जो मैं करता हूं। लेकिन आप सोचिए कि केशव प्रसाद मौर्य जब ये कहते हैं तो ये बात आप हजम कर पाएंगे क्या कि जिसको आपने जिताया, जिसको आपने उस कुर्सी पर बैठाया उप मुख्यमंत्री वाली पर, और जिस जीत के बाद, आपके वोट के बाद जो ये सपना देख रहा है कि मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, वो कह रहा है कि मैं आपका तो बाद में हूं, पहले तो इसका हूं, संगठन का, इसके लिए काम करूंगा पहले। तो आप सोचिए कि जो संगठन या जो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को ऐसा सिखाती हो कि पहले आपको संगठन के लिए काम करना है, जनता के लिए बाद में, तो वो आपके लिए क्या करेंगे। और शायद इसी मानसिकता और इसी सोच और इसी विचार की वजह से बीजेपी इस हालत में है, जो उसका डाउनफॉल शुरू हुआ है। लेकिन अब इसके बाद दूसरी बात करते हैं, जो मैं कर रहा था पहले, कि संजय निषाद ने तो आरोप लगा दिया बुलडोजर पर। अनुप्रिया पटेल वो लगातार चिट्ठी लिख रही है केंद्रीय नेतृत्व को भी कि बीजेपी की सरकार, यानी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, उसे आकर सुधारिए। ब्रजेश पाठक भी आरोप लगा चुके हैं कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। सोचिए, वो खुद भी उप मुख्यमंत्री हैं और ओपी राजभर केशव प्रसाद मौर्य के करीबी कहे जाते हैं।
यानी कि सभी सहयोगी केशव प्रसाद मौर्य की भाषा बोलते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। बुलडोजर पर सवाल खड़ा हो गया, कानून व्यवस्था पर खड़े हो गए, सरकार की व्यवस्थाओं पर खड़े हो गए सवाल। तो अब फिर बचा क्या? अब सोचिए कि इतनी सारी चीजों में अगर खामियां हैं तो योगी आदित्यनाथ कहां तक इन सारी चीजों को सेट करेंगे, कैसे ठीक करेंगे? ये बड़ा सवाल है, वो भी तब जब उनके ही सहयोगियों का साथ उन्हें नहीं मिल रहा है। जरा याद कीजिए राजस्थान, जब अशोक गहलोत के खिलाफ लगातार सचिन पायलट बोलते थे तो उसका मतलब क्या था कि जनता से भी आवाजें उठ रही थी विरोध की, जिस आवाज में सचिन अपना फायदा ढूंढ रहे थे और वो जनता की बात कर रहे थे। लेकिन नतीजा क्या हुआ? जब विधानसभा चुनाव हुए तो मुंह के बल गिरी कांग्रेस आकर। यही हाल छत्तीसगढ़ में था। टीएस सिंहदेव बहुत खुलकर तो कभी नहीं बोले, लेकिन अंदर खाने जरूर भूपेश बघेल से नाराज थे, और उसका नतीजा क्या हुआ? मुंह के बल गिरी कांग्रेस वहां भी। जबकि सोचे कि कोई राजनीतिक विश्लेषक भी इस बात को नहीं मान रहा था कि छत्तीसगढ़ में इतनी बुरी हार हो जाएगी क्या, लेकिन हुई। यही हालात अब उत्तर प्रदेश के भी हैं। बीजेपी के अगर सहयोगी, बीजेपी के सरकार के पार्टी के अंदर के लोग ही उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो सोचे कि जनता में विरोध भारी है और इसीलिए वो अपनी साख बचाने के लिए यह काम कर रहे हैं। साथ में उनका स्वार्थ भी जुड़ा है। तो मुंह के बल गिरेगी 2027 में। खैर, योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे डैमेज कंट्रोल पर थोड़ा सा, यानी कि इस डैमेज पर थोड़ा सा, डेंट पर, इस पर थोड़ा सा मरहम लगाने की कोशिश की या इसे कंट्रोल करने की कोशिश की। और वो कोशिश ये की, जो लखनऊ में बुलडोजर की कार्रवाई चल रही थी जिससे हजारों घर तो तोड़ दिए गए एक नदी के सौंदर्यकरण के लिए, लेकिन हजारों और तोड़े जाने थे, उन्हें रोकने का आदेश दे दिया गया। साथ ही जो शिक्षकों का लगातार प्रदर्शन चल रहा था, डिजिटल सिग्नेचर या हाजिरी को लेकर के डिजिटल हाजिरी ना हो, उस पर भी रोक के आदेश दे दिए गए। लेकिन जो प्लान बनाया है केशव प्रसाद मौर्य ने, वो प्लान योगी आदित्यनाथ पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो फैसले योगी आदित्यनाथ ने लिए हैं, इसके बाद कहीं यही ना कहना पड़ जाए कि बड़ी देर कर दी मेहरबा तूने आते आते, क्योंकि ऐसा लग रहा है। एक और जो मैं कह रहा था ये बात कि इंडिया गठबंधन के कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, वो इसलिए क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने पीटीए का फॉर्मूला अपनाया था, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। लगभग ये 50% के आसपास है इनका वोट बैंक, 50% से ज्यादा ये कम नहीं है। अब ऐसे में जिसके पास ये वोट बैंक है, जो इस वोट बैंक को साध ले, समझ लीजिए कि सत्ता की कुर्सी के करीब है, वो रास्ता साफ है, सत्ता की कुर्सी उसको मिल जाएगी, जीत पक्की है। और इसी फॉर्मूले को अब केशव प्रसाद मौर्य अपनाने जा रहे हैं, क्योंकि वो खुद ओबीसी से आती हैं। निषाद उनके साथ हो गए हैं, पल्लवी पटेल उनके साथ हैं, और साथ ही ओपी राजभर उनके साथ हैं। तो पीटीए का फॉर्मूला उनका लगभग तय है। यानी कि अब ऐसे में लगभग आप मान के चलिए कि 21% दलित और पिछड़ा वर्ग लगभग उतना ही, और उसके साथ अल्पसंख्यक 10-11% के आसपास। तो यानी कि कुल मिलाकर 50% के आसपास का ये फॉर्मूला बन जाता है। और इसी फॉर्मूले पर अब कदम आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार की जो खामियां उन्होंने गिनाई हैं, बुलडोजर से लेकर कानून व्यवस्था तक, ये सब योगी आदित्यनाथ पर भारी पड़ने वाली है। फिलहाल तो इतना ही, लेकिन आप हमें खुद ये कमेंट करके बताइएगा कि आप योगी सरकार से क्या खुश हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार से खुश हैं, उसकी कानून व्यवस्था, बुलडोजर की नीति और तमाम नीतियों पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही जो फॉर्मूला केशव प्रसाद मौर्य बना रहे हैं संजय निषाद और पल्लवी पटेल के साथ मिलकर, ओपी राजभर के साथ मिलकर, तो क्या ये सक्सेस हो पाएगा, ये भी हमें बताइएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।